नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है कृषि दर्शन चौपाल चर्चा में। किसान भाइयों, इस वक्त हम मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र जावरा रतलाम में। किसान भाइयों, एक छोटी सी चर्चा किसानों की आशंकाओं को दूर कर सकती है। एक छोटी सी चर्चा किसानों की शंकाओं का समाधान कर सकती है और इसी सब को ध्यान में रखते हुए हम इस तरह के प्रोग्राम लाते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र जावरा के एक्सपर्ट्स, वरिष्ठ वैज्ञानिक हमारे साथ हैं। मैं चाहूँगा कि वह अपना परिचय दें। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी जी से। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख हैं। सर, किसानों का मार्गदर्शन कीजिए। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी, कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किसानों को समय समय पर विभिन्न विषयों पर जागरूकता का आयोजन किया जाता है, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और किसान भाई जो हमारे इस केवीके के संपर्क में रहते हैं, उनको बराबर हम लोग प्रशिक्षण भी कार्यक्रम देते रहते हैं। साथ ही अभी जो खरीफ की जो फसल लगी हुई है, इसमें भी बहुत सारी समस्याएं आती रहती है, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा समय समय पर किसान मोबाइल संदेश के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, न्यूज़ लेटर के माध्यम से किसानों को हम लोग जानकारी देते रहते हैं, जिससे इस क्षेत्र में किसान जो है काफ़ी जागरूक हैं और निरंतर जो है प्रगति करते रह रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में जो वैज्ञानिक हमारे हैं, एक्सपर्ट हैं, ये भी अपने दिनचर्या के मुताबिक सभी किसानों को संपर्क में रहते हैं और जो गांव जुड़े हुए हैं जो हमारे केवीके के द्वारा, उन गांवों में भी निरंतर संपर्क करके विभिन्न प्रकार के, जैसे अभी लंपी वायरस जो चल रहा है पशुओं में, उस पर निरंतर जागरूकता का कार्यक्रम करना, किसानों को बताना, ये कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा ये बराबर हम लोग आयोजन करते रहते हैं। इसी प्रकार से देखा जाए तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के एक जो महिलाओं का जो कार्यक्रम चलता रहता है, क्योंकि किसान के साथ हमारे महिला कृषक भी जुड़ी हैं, उसमें भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिक हैं, उनके लिए भी प्रशिक्षण का कार्यक्रम, उनके जानकारी कार्यक्रम प्रदान करते हैं। रोकना चाहूँगा, बाकी के वैज्ञानिकों से भी आप हमारे किसान भाइयों का परिचय करवाइए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि हमारे वैज्ञानिक जो है अपना परिचय किसान भाइयों को दें। तो मैं शुरुआत करूँगा हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर रोहताज सिंह भदौरिया जी से। आप परिचय देते हैं। मैं डॉक्टर रोहताज सिंह भदौरिया, विषय वस्तु विशेषज्ञ उद्यानिकी, पिछले 4 वर्ष से कृषि विज्ञान केंद्र कालूखेड़ा में कार्यरत हूँ। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर रामधन कसवा यहाँ पे कृषि प्रसार का वैज्ञानिक हूँ और जो केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जो योजनाएं हैं, इनके बारे में समय समय पे जानकारी देता रहता हूँ। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर बरखा शर्मा 2008 से कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यरत हूँ। हम लोग महिलाओं से संबंधित कार्यों पर फोकस करते हैं। इस समय जो सबसे विशेष कार्य कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किया जा रहा है, वो पोषण सुरक्षा को लेकर किया जा रहा है कि हम जो कुपोषण की महामारी से जूझ रहे हैं, उसको दूर करने में कृषि विज्ञान केंद्र महिला बाल विकास के साथ मिलकर और लाइन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इस संबंध में कार्य कर रहे हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर सुशील कुमार यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र पर विषय वस्तु विशेषज्ञ में पशु चिकित्सा विज्ञान में कार्यरत हूँ। मैं यहाँ पर जो भी हमारे हेड सर के द्वारा एडवाइजरी पशुओं के लिए जारी की जाती है, उसको मैं यहाँ पर करता हूँ। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप तिवारी, विषय वस्तु विशेषज्ञ पौध संरक्षण। मैं पौध संरक्षण में हूँ, तो यहाँ खरीफ, रबी एवं जायद में होने वाली फसलों की समस्याएं, चाहे कीट की हों या रोग की हों, उसके देखने का काम मैं यहाँ पे करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर DR पचौरी, प्रक्षेत्र प्रबंधक, विगत 9 वर्ष से कार्य कर रहा हूँ और अपने वरिष्ठ वैज्ञानिक
डॉक्टर त्रिपाठी सर के सानिध्य में पशुपालन का भी कार्य देख रहा हूँ, जिसमें बकरी पालन, मुर्गी पालन, इससे किसानों की आय दोगुनी की जा सके। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर CR कांटवा, कृषि विशेषज्ञ, सस्य विज्ञान। मेरा कार्य मुख्य जो KVK में है वो विभिन्न प्रकार की फसलों में नई नई कौन कौन सी प्रजातियां आ रही है उन सबको किसानों तक उनका ज्ञान और तकनीकी पहुंचाने का कार्य है। तो कृषि विज्ञान केंद्र के विभिन्न विभागों के हमने वैज्ञानिकों से चर्चा की, उन्होंने अपना परिचय दिया। अब बात आती है इस क्षेत्र के प्रगतिशील किसानों से उनका परिचय लेने का। तो सर आपसे ही शुरुआत करते हैं। आप अपना परिचय दीजिए और आप किस गांव से हैं ये भी बताइए। मैं जितेंद्र नागर रतलाम से हूँ। नमस्कार सर, मैं ग्राम रियावन से मैत्री गौ सेवक हूँ, पशुपालन विभाग से। नमस्कार सर, मेरा नाम शिवनान धाकड़ है, मैं रियावन से हूँ। पुष्कर धाकड़ मेरा नाम है और रियावन में रहता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम पूनमचंद कुमावत है, मैं गांव रियावन से हूँ और मैं एक जैविक कृषक हूँ। तो यहाँ पर जागरूक किसान हैं जो आज सम्मिलित हुए हैं, और भी हैं, उनसे हम उनका परिचय भी लेंगे। हाँ सर, मैं देवीलाल पाटीदार, गांव चिपिया से। सर औषधि के लिए अधिकतर मैं फोकस करता हूँ। मैं नानालाल धाकड़, जैविक कृषक। मैं 1990 से जैविक खेती कर रहा हूँ, कृषि विज्ञान केंद्र के मार्गदर्शन में और वैज्ञानिकों का पूरा मैं सहयोग ले रहा हूँ। 1990 से जैविक कृषि में लगे हुए हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद। सरदार सिंह चंद्रा, सेमलिया से। बंसीलाल पाटीदार, गाँव रीछावेड़ा। मैं अरविंद धाकड़, ग्राम रियावन, और हम लोग बागवानी फसलों पे काम करते हैं और बिना मिट्टी की खेती करते हैं। बिना मिट्टी की खेती, थोड़ा और प्रकाश डालेंगे। ये इजराइल की टेक्निक है और आज हमारी मिट्टी में बहुत सारी समस्या हैं डिसीज़ को लेके। तो आज ऐसी टेक्निक है हमारे पास जिसमें मिट्टी की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है, हम लोग कहीं पे भी पौधे लगा सकते हैं। मैं जगदीश धाकड़, रियावन तहसील, पिपलुदा जिला रहता हूँ। तो जो परिचय हुआ किसानों के साथ हमारा, अब हम आगे बढ़ेंगे। किसानों की कुछ शंकाएं हैं, कुछ प्रश्न हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो किसान भाई अपना प्रश्न रख सकते हैं, वैज्ञानिक हमारे उसका जवाब देंगे। तो किसान भाई, सर आप कोई प्रश्न जो वैज्ञानिक सर हमारा तो क्वेश्चन हमेशा ये रहता है कि सर हम औषधि फसलें लगाते हैं, अश्वगंधा है, करकरा है, स्टीविया है, सर्फगंधा है, अदर और भी फसलें लगाने का है। तो सर हमें डॉक्टर साहब से हमें यही पूछना है कि सर हमें उसमें क्या क्या सावधानियां बरतना पड़ेगी और क्या क्या करना पड़ेगा। तो औषधीय फसलों की खेती में क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी, ये इनका प्रश्न है। तो जवाब देंगे सर। देवीलाल जी का बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जो औषधि और सुगंधी फसलें हैं इनमें अगर हम किसी भी प्रकार के खरपतवारनाशी दवाएं, कीटनाशी दवाएं या फिर रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते हैं तो उनका कहीं ना कहीं उनके जो विभिन्न उत्पाद हैं, चाहे वो पत्तियों के रूप में हो, चाहे वो जड़ों के रूप में हो, चाहे वो बीज के रूप में हो, उनकी गुणवत्ता दूषित हो जाती है। जब ये उत्पाद हमारे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जब इनकी लैब टेक जांच की जाती है तो उसमें विषाक्त पदार्थों की मात्रा एक निश्चित सीमा से अधिक पाई जाती है। तो वो क्या होता है, हमारे उत्पाद की एक साल तो बिक्री हो जाएगी लेकिन अगले साल बाज़ार में उसकी हमें उचित कीमत नहीं मिलती। तो 3 चीज़ों की विशेष ध्यान रखना है कि हमारा किसान जो औषधि सुगंधी फसल अपने क्षेत्र में करना चाहता है, क्या वो हमारे क्षेत्र के लिए अनुकूलित है, क्या वो उस मौसम में कीट और रोगों से कम प्रभावित होगी, और उसकी उन्नतशील किस्मों के बीज हमें कहाँ से प्राप्त होंगे। साथ में ही जो बीजोपचार की प्रक्रिया है, क्योंकि रासायन की ओर हम नहीं जा पाते इसमें, क्योंकि गुणवत्ता प्रभावित होती है। तो इस दशा में जैसे ट्राइकोडर्मा बेडी है, गौमूत्र है, खट्टी छाछ है, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस है, इनकी कितनी मात्रा, कब कब और किस रूप में प्रयोग करना है, उससे हमें लाभ प्राप्त होगा। तो जैसे देवीलाल जी, सबसे पहले बीज का जैसे हमने बताया कि बीज के लिए अच्छे सोर्स कहाँ हैं, तो सीमैप लखनऊ से ले सकते हैं आप, आनंद कृषि विश्वविद्यालय से ले सकते हैं। साथ में हमारे समीप में मध्य प्रदेश में मंदसौर में AICRP प्रोजेक्ट औषधि सुगंधी फसलों पर मंदसौर उद्यानिकी महाविद्यालय में चल रहा है।
तो वहाँ से भी हम कई फसलें जैसे चंद्रसूर है, असारिया है, इसको असारिया भी कहते हैं, अश्वगंधा है, कालमेघ है, ये सब गोल है, इनकी अच्छी किस्मों के बीज वहाँ से ले सकते हैं। और कृषि विज्ञान केंद्र से आपको समय समय पर, चूँकि आप समीपी किसान हो, आपको जो समस्या आएगी आपका समाधान किया जाएगा। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चलाया जाता है, जिसमें समय समय पर किसानों की समस्याएं आती हैं और उनका निदान किया जाता है। तो वैज्ञानिक जी ने हमें बताया, डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि औषधि खेती जब हम कर रहे हैं तो बीज का चुनाव अच्छे से करना चाहिए, ध्यानपूर्वक करना चाहिए। इसके अलावा कौन सी वैरायटी, कौन सी किस्म हम लगा रहे हैं उस पर ध्यान रखना चाहिए ताकि उसमें कीट या रोग कम लगते हों। इसके अलावा आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जी सर। नमस्कार सर, हमारा नाम है अशोक मेहता। मैं गांव रियावन से पशुपालन विभाग से मैत्री गौ सेवक हूँ। मेरा सर से प्रश्न है कि क्या बरसात के समय दुधारू पशुओं में कौन कौन से रोग पाए जाते हैं और उनके लक्षण बताइए सर। सर, इसके लिए हमें ये भी प्रश्न है हमारे कि जैसे कि ये गर्भवती पशु रहता है ना, उसमें अभी टीकाकरण करना ज़रूरी है या नहीं है, उसके बारे में भी हमें जानकारी चाहिए। जी हाँ अशोक जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि इस समय लंपी स्किन डिजीज़ का बहुत ही प्रकोप चल रहा है, क्योंकि ये हमारा समीपवर्ती ज़िला है जो कि राजस्थान और गुजरात से लगा हुआ है। तो यहाँ पे लंपी स्किन डिजीज़ के बहुत सारे केसेस देखे गए हैं। तो अशोक जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक तो बारिश का मौसम चल रहा है, तो बारिश के मौसम में बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं। उसमें कुछ विषाणु जनित बीमारियाँ होती हैं और कुछ जीवाणु जनित बीमारियाँ होती हैं। तो विषाणु जनित बीमारियों की अगर बात करें तो उसमें है खुरपका और मुंहपका रोग, और जीवाणु जनित रोगों की बात करें तो उसमें है गलघोटू और ब्लैक क्वार्टर। तो किसान भाइयों, इन तीनों बीमारियों के ही टीकाकरण समय समय पर होते हैं। रही बात अगर गर्भवती पशुओं की बात करें तो अगर एडवांस प्रेग्नेंट एनिमल है, अगर गाय या भैंस अगर 9वें महीने की प्रेग्नेंट है तो उन्हें टीकाकरण ना लगवाएं तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर टीकाकरण लगवाएंगे तो वो जानवर स्ट्रेस में आ जाएगा, हो सकता है उसमें एबार्सन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपका जानवर 6 या 7 महीने से कम का प्रेग्नेंट है तो उसमें अवश्य टीकाकरण करवाएं, जिससे आप इन बीमारियों से बच सकें, क्योंकि विषाणु जनित बीमारियों में तो मृत्यु दर बहुत कम होती है, लेकिन जीवाणु जनित बीमारियों में मृत्यु दर बहुत ही ज़्यादा होती है। ये बात हुई टीकाकरण की। दूसरी जो अशोक जी ने क्वेश्चन पूछा था कि लंपी के बारे में, तो मैं लंपी के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि लंपी डिजीज़ की अभी तक कोई भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, लेकिन इंडियन इम्यूनोलॉजिकल सेंटर ने गोट पॉक्स की जो वैक्सीन है उसे रिकमेंड की है कि जो भी पशु अगर ग्रसित नहीं है तो उन्हें गोट पॉक्स की वैक्सीन 2 से 3 ml लेकर इंट्रामस्कुलर, डीप इंट्रामस्कुलर लगाएं तो लंपी स्किन डिजीज़ से छुटकारा मिल सकता है। साथ ही इसके लिए लोका उपचार के भी उपाय हैं। तो उसके लिए आपको आधा लीटर नीम का तेल लेना है, 100 ग्राम ताज़ी नीम की पत्ती, 100 ग्राम ताज़ी तुलसी की पत्ती, 100 ग्राम लहसुन, 100 ग्राम अदरक और 100 ग्राम आपको ग्वारपाठा लेके उसे अच्छी तरह पीस लेना है। फिर इन सारी चीज़ों को नीम के तेल में मिला लें और जो भी ग्रसित पशु है उसके पूरे शरीर में लगा दें, तो 15 से 17 दिन में वह जानवर लंपी नामक बीमारी से छुटकारा पा जाएगा। साथ ही जो ही आपको दिखे कि हमारा जानवर या जीवाणु जनित से या विषाणु जनित या लंपी से ग्रसित है, तो ग्रसित जानवरों को स्वस्थ जानवरों से तुरंत ही अलग कर दें, क्योंकि ये बीमारी छुआछूत की बीमारियां होती हैं, जिससे आपके जो स्वस्थ जानवर हैं वो इन बीमारियों से छुटकारा पा जाएंगे। धन्यवाद। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, टीकाकरण पर उन्होंने ध्यान दिया है, टीकाकरण की बात उन्होंने बताई है, वैक्सीनेशन ज़रूरी है। अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मतलब हम बाद में उपचार करें उससे अच्छा है कि हम पहले से ही बचाव करें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारे किसान भाई जानना चाहते हैं। मेरी इस फसल में पीलापन आ रहा है, इसके लिए मैं आया हूँ सर से जानना, कुछ नहीं कि क्या दवा इसमें करें। अब डॉक्टर साहब हमारे किसान भाई की समस्या का समाधान कीजिए। धन्यवाद सरदार सिंह जी। ये उड़द की फसल है, इसमें पीला मोज़ेक आया हुआ है। ये जो पीला मोज़ेक है ये
सफ़ेद मक्खी से फैलता है। सफ़ेद मक्खी ये रस चूसने वाला कीट है, तो इसके कारण फैलता है। तो सबसे पहले हमको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, बुवाई से पहले हमारे किसान भाई चाहे कीटनाशक हो या फफूंदनाशक हो या चाहे कल्चर हो, ज़रूर उपचारित करना चाहिए। और उसको उपचारित करने के लिए FIR मेथड का हमेशा प्रयोग करना चाहिए। क्यों? यदि जहाँ बीमारी की समस्या आ रही है वहाँ किसी न किसी फफूंदनाशक से आप ज़रूर उपचारित करें, और जहाँ चूसने वाले कीड़े की समस्या आ रही है वहाँ फंजी इंसेक्टिसाइड से आप उपचारित करें। तो यहाँ यदि आप इमिडाक्लोप्रिड से 48 FS का एक इंसेक्टिसाइड है, उससे यदि आप उपचारित करते हैं तो थोड़ी सी समस्याएं कम हो जाती हैं। यदि इसमें बीमारी की समस्या आती है मोजैक की, तो इसमें इंसेक्टिसाइड आता है, जैसे थायोमिथाक्जाम एक दवा करके है 25WG के नाम से आती है। उसको आप 100 ग्राम की मात्रा 500 लीटर पानी में मिला के यदि स्प्रे करते हैं तो इस समस्या से आप निदान प्राप्त कर सकते हैं। यदि फिर से समस्या आती है तो दोबारा आप इन्हीं में से किसी एक फंजीसाइड का हो, या तो आप बीटा साइफ्लुथिन प्लस इमिडाक्लोप्रिड 350 ml मात्रा को फिर से 10 दिन के अंतर पर यदि रिपीट करके फिर से स्प्रे करते हैं तो लगभग आपकी इस समस्या से समाधान हो जाएगा। धन्यवाद। तो फसल में पीलेपन का कारण डॉक्टर साहब ने समझाया और उन्होंने 3 अक्षर बताए, FIR, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर। डॉक्टर साहब, इस क्रम में यदि हम उपचार करेंगे, बीज का उपचार करेंगे, बीज उपचार पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया है। यदि बीज उपचार करेंगे फंजीसाइड से, कवकनाशी से, कीटनाशी से, क्योंकि जैसे कि डॉक्टर साहब आपने बताया कि इसमें पीलापन जो है वो एक बीमारी से आ रहा है और वो एक कीट फैला रहा है, चूसने वाले कीड़े के कारण। हाँ, तो यदि उस कीट का हम नियंत्रण करेंगे तो ये बीमारी नहीं फैलेगी। यस, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। इसके अलावा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारे किसान भाई, अभी जो 2 साल से हम लोग देख रहे हैं, मक्का में एक इल्ली आ रही है, फल वार्म करके, उसको कैसे नियंत्रित करें? डॉक्टर साहब हमारे किसान भाई का मार्गदर्शन कीजिए। अरविंद जी, मक्के में फल आर्मी वर्म की जो समस्या है वो लगभग पूरे मक्का लगने वाले क्षेत्र में हो गई है। तो उसके लिए सबसे बड़ी जो समस्या है ये फल आर्मी वर्म की, वो जो समर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसकी खेती करता है, तो सबसे बड़ी समस्या उसके कारण होती है। तो उसके निदान के लिए हमको एक इसकी दवा आती है, क्लोरेंटानिलीप्रोल प्लस थायोमिथाक्जाम मिक्स, पूर्व मिश्रित रहता है। उससे अपन को 4 किलोग्राम उसकी मात्रा प्रति किलो बीज से उपचारित करते हैं। तो यदि हम उपचारित करते हैं तो वो समस्याएं 20 से 25 दिन तक बिल्कुल नहीं आती, और फिर बाद में इसके लिए 2-3 दवाएं आती हैं जिससे अपन फल आर्मी वर्मों को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जो ये फल आर्मी वर्म है इसका मादा कीट जो है 1000 अंडे देता है, तो ये सबसे ज़्यादा अंडे देता है और फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। तो इसके लिए हमें एक इसकी दवा है जो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है, इमामेक्टिन बेंजोएट, जिसकी 200 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर में अपन प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। दूसरा एक बायोलॉजिकल में आता है जिसको BT कहते हैं अपन, बेसिलस थुरिंजिनेसिस, उसकी भी 1 किलोग्राम मात्रा अपन प्रयोग करके इस समस्या से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब ने जैविक और रासायनिक दोनों उपाय बताए इस कीट से बचने के लिए। इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ जाना चाहेंगे। किसान भाई, हमारे अगला प्रश्न जी, प्याज को कैसे उपचारित किया जाता है और मसालों का बीज कहाँ से मिलता है? प्याज को कैसे उपचारित किया जाता है और मसाले का बीज कैसे मिलेगा? डॉक्टर साहब मार्गदर्शन कीजिए। सबसे पहले बीजीय मसाला फसलें कौन कौन सी है? कलौंजी है, मेथी है, अजवाइन है, धनिया है, जीरा है, सोया है। इन सब के बीज जो मध्य प्रदेश के सबसे नज़दीकी राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर में स्थित है, वहाँ से आपको इनके बीज मिल जाएंगे। जैसे कलौंजी की अजमेर नाइजेला 20 वैरायटी है, अजवाइन की जैसे अजमेर अजवाइन 93 वैरायटी है, धनिया की अजमेर कोरिएंडर 1 और अजमेर कोरिएंडर 2 है। ऐसे मेथी की एग्री जो क्या कहते हैं इस AGFR करके 1, 2, 3, 4 वैरायटियाँ हैं। अजमेर फेनुग्रीक 1, 2, 3, 4 RMT1। साथ में ही दूसरा प्रश्न क्या था आपका? प्याज का बीजोपचार। प्याज में मुख्य रूप से एक तो जब आप तैयार कर रहे हैं पौध,
तो उस समय डैम्पिंग ऑफ की आदत सड़ने से वो सड़ जाती है। तो कभी कभी जैसे जो किसान भाई अगर हमारे जैविक खेती कर रहे हैं तो उनको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस और दूसरा ट्राइकोडर्मा विरिडी। इनकी 2.5 ग्राम मात्रा प्रति केजी बीज के हिसाब से उपचारित करना है, या फिर 1 एकड़ के लिए 300 ml मात्रा ट्राइकोडर्मा विरिडी की 100 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद में अच्छे से मिला के फिर हम क्यारी तैयार करें, जिसमें हम रोपा तैयार करना है। उसमें हम इसकी बीजाई कर दें तो हमारा जो प्याज है और जो प्याज की समस्या है जड़ गलन से संबंधित है, जो हमारी पौध पीली पड़ जाती है, सड़ जाती है, वो उससे हमें निजात मिल जाए। तो अब प्याज की समस्या के समाधान के बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अपना नाम बताइए सर। पुष्कर धाकड़, निवासी स्थान रियावन है। मैं सोयाबीन के फसल के बारे में जानकारी लेना चाहता हूँ। ये पत्ते जो सूख रहे हैं ये किस कारण से सूख रहे हैं? डॉक्टर साहब, सोयाबीन के पत्ते सूखने की क्या वजह है? ये पत्ते इसमें कीड़े लगे हुए हैं। आप इसमें चक्रभृंग है, तो इसका क्या लक्षण है कि ऊपर रिंग बन जाती है, 2 या 3 रिंग बनाती है और ऊपर से 2 से 3 पत्तियां इसकी सूखने लगती हैं। तो ये इसके पहचानने के सबसे अच्छे लक्षण हैं कि चक्रभृंग है। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि चक्रभृंग जो है तो वो मरता नहीं, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक दवाएं हैं, नई दवाएं हैं, जिसका प्रयोग करके अपन आसानी से उसको मार सकते हैं, मतलब उस समस्या से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ी सी एक चीज़ें हैं कि जो गर्डल बीटल आता है जिसको चक्रभृंग कहते हैं, इसके लिए हमको स्प्रे 30 से 35 दिन में करना चाहिए सोयाबीन में। तो एक टेट्रा नीलीप्रोल करके 18.18 करके एक दवा है, जिसकी 250 से 300 ml मात्रा 500 लीटर पानी में मिलाकर 1 हेक्टेयर के लिए प्रयोग कर सकते हैं, पहली दवा। दूसरी दवा इसके लिए है एक थायोक्लोरोपिड करके आती है 21.7 SC, उसकी 750 ml मात्रा या तो प्रयोग करें। और तीसरी एक अभी अच्छी दवाई है बीटा साइफ्लोथ्रीन प्लस इमिडाक्लोरोपिड करके, जिसकी 350 ml मात्रा यदि अपन प्रयोग करते हैं, पूर्व मिश्रित आता है ये फंजीसाइड, तो इसकी मात्रा इनमें से कोई ना कोई तो फंजीसाइड आपको मिल जाएगा। तो इनमें से किसी ना किसी एक फंजीसाइड का आप प्रयोग करके इस समस्या से आप निजात पा सकते हैं। यदि इसकी समस्या ज़्यादा है तो हम किसान भाई से ये कहना चाहेंगे कि उसको 10 से 15 दिन के अंतराल पे दोबारा ज़रूर स्प्रे करें, यदि पूरी तरीके से नहीं ठीक हुआ है। यदि ठीक हो जाता है तो कोई बात नहीं। दूसरी चीज़ें जो हम लोग डोज बताते हैं दवा का, उतना ही डालना है। थोड़ी सी कभी कभी किसान भाई क्या करते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। तो बढ़ाने से ये नहीं होता कि उसका तुरंत ही उसका कुछ अलग इफेक्ट होता है। जिसको जितनी डोज होती है, अनुशंसित होती है, उतना ही डालना चाहिए, नहीं तो फिर रेजिस्टेंस डेवलप होता है और बाद में हमको समस्या होती है। मरेगा उसकी रिकमेंडेड डोज से ज़रूर वो, पर 4-6 दिन, 2 दिन टाइम, मतलब 5-6 दिन, 1 हफ्ते टाइम तो कम से कम लगते हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर आप ध्यान रखें। बाकी यही दवा है, इनमें से किसी एक का प्रयोग करें, ज़रूर आपको समस्या का समाधान हो। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, कोई भी कीट हो, चक्रभृंग हो, ऐसा नहीं है जो हमारे किसान भाई का शत्रु है वो हमारे कृषि वैज्ञानिकों का शत्रु है। और जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि जो अनुशंसित है, अनुशंसित का मतलब ही यही होता है कि आपको इतना बताया जा रहा है, इतना ही प्रयोग करना है। यदि उससे ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो फिर वह कीट प्रतिरोधी हो जाएगा। डॉक्टर साहब, इसके अलावा और अगला प्रश्न। जी सर, नाम बताइए अपना। जितेंद्र नागर, रतलाम से हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, प्रधानमंत्री फसल योजना का बीमा किसान भाई कब तक करवा सकते हैं? और मेरा एक और क्वेश्चन है सर, और यूरिया और DAP अपने लिए नुकसानदायक है, तो उसके बजाय क्या उपयोग किया जाए जिससे अपनों को फ़ायदा मिले? डॉक्टर साहब, दोनों प्रश्नों का उत्तर हमारे किसान भाई को दीजिए। जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो फाइनेंशियल ईयर होता है, उसके जो अपनी खरीफ फसल होती है, उसको आप 31 जो जुलाई है वो उसकी अंतिम तारीख रहती है, उसे 31 जुलाई तक आप करवा सकते हो। और रबी फसलों का आप 31 दिसंबर तक करवा सकते हो। तो ये दोनों डेडलाइन है, 31 जुलाई और 31 दिसंबर। और रही बात, आप दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे? यूरिया और DAP का विकल्प क्या है, ये पूछना चाह रहे हैं। जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है और इसकी अभी ज़रूरत भी है, सभी किसान भाइयों को भी है
अपन सब लोगों को भी है, क्योंकि जितने ये इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र अपने लिए हानिकारक हैं उतने ही फसलों के लिए भी है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि सब लोगों को प्राकृतिक खेती की ओर जाएं। अगर आप प्राकृतिक खेती अपनाएंगे तो ये सब चीज़ें अपने को नहीं अपनानी पड़ेगी, और जो अपनी खेती में लागत हो रही है वो भी काफ़ी मात्रा में कम हो जाएगी। जैसे आप डीएपी यूज़ करते हो तो डीएपी की जगह आप घन जीवामृत बना सकते हो, बहुत ही इजी प्रोसेस है, उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप बात कर रहे हो यूरिया, मतलब नाइट्रोजन के लिए क्या करें, उसके लिए आप जीवामृत बना सकते हैं। ऐसी बहुत सारी प्राकृतिक विधियां हैं जो आप उपयोग करेंगे तो खुद को ही नहीं, आप अपनी जो भूमि है उसको भी स्वस्थ बनाएंगे। और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय गवर्नर साहब ने भी कहा है कि कम से कम, जैसे कि कोई बड़ा काश्तकार है, बड़ा किसान है, तो उसको ज़्यादा एक साथ नहीं अपनाना। मान लो कि आपके यहाँ पे अगर 20 बीघा ज़मीन है या 10 बीघा ज़मीन है तो आप 2 बीघा से शुरुआत करें। तो 2 बीघा में अगर आप शुरुआत करेंगे तो सबसे पहला तो ये है कि प्राकृतिक खेती में आप अपने घर को सुरक्षित करेंगे। अगर सब लोग अपने घर को सुरक्षित करने की सोचेंगे तो अपने आप गांव सुरक्षित हो जाएगा, गांव सुरक्षित हुआ जिला सुरक्षित हो जाएगा, धीरे धीरे करके अपना देश सुरक्षित हो जाएगा। तो जो भी फर्टिलाइज़र है इनका बहुत अच्छा ऑप्शन है, अपन प्राकृतिक खेती की तरफ जाएँ या जैविक खेती की तरफ जाएँ। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब ने जैविक खेती पर प्रकाश डाला। अब आज की ज़रूरत है जैविक खेती। रासायनों के लगातार उपयोग से भूमि बंजर होती जा रही है। एक समय तक उत्पादन बढ़ा है लेकिन अब ये उत्पादन घटने लगा है और ये भविष्य में और घटेगा। तो ऐसे में हमारे किसान भाई की और सभी कृषि वैज्ञानिकों की, विश्वविद्यालयों की, कृषि विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी बनती है कि हम जैविक खेती की तरफ बढ़ें, लेकिन हमारे किसान भाई को आर्थिक हानि भी ना हो, इसीलिए उसको हमें शुरू करना है कम ज़मीन से। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा और हमारे किसान भाई यदि कोई प्रश्न, जी नाम बताइए अपना। मेरा नाम पूनमचंद कुमावत है, गांव रियावन से। मैं पिछले 5 साल से जैविक कृषक हूँ। 7 बीघे ज़मीन है, मैंने पूरी की पूरी जैविक खेती करता हूँ। मेरी ये समस्या है कि जैविक खेती तो कर रहे हैं लेकिन उसके उत्पाद का सही दाम कहाँ मिलेगा। तो जैविक खेती तो डॉक्टर साहब किसान ने की और प्रोडक्शन भी किया और काफ़ी लगातार लंबे समय से वो कर रहे हैं, लेकिन इसका उचित दाम उन्हें कहाँ मिलेगा, इस पर प्रकाश डालिए। बिल्कुल कुमाव जी, बहुत अच्छा सवाल है। और सभी जो ऑर्गेनिक अपने किसान हैं जिन्होंने जैविक खेती वर्षों से करते आ रहे हैं, अपने बीच में प्रोग्रेसिव किसान नानालाल जी भी हैं, उनकी भी है, मतलब सब जितने लोग अपने ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं उनकी ये समस्या है कि अपना उत्पाद है वो कहाँ बेचा जाए। 2 साल पहले लगभग अपने यहाँ रुचिका चौहान मैडम थी, कलेक्टर मैडम, उन्होंने अपनी धान मंडी में एक स्टॉल की व्यवस्था की थी, लेकिन पिछले फिर 1-2 साल में गैप हो गया। और अभी कुछ दिनों पहले अभी जो वर्तमान कलेक्टर साहब हैं उन्होंने फिर से वही व्यवस्था चालू की है। जो भी आपके ऑर्गेनिक उत्पाद हैं आप वहाँ ले जाके बेच सकते हैं। अगर मेडिसिनल हैं अपने तो वो अपन नीमच मंडी में दे सकते हैं, बाकी जैविक अपने हैं तो वो अपन रतलाम धान मंडी में एक दुकान की व्यवस्था की है, एक शॉप की, तो वहाँ पे आप अपने ऑर्गेनिक जितने भी उत्पाद हैं वहाँ पे आप बिक्री कर सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाई की जागरूकता देखिए, काफ़ी लंबे समय से वो जैविक खेती कर रहे हैं और उनके सामने समस्या है कि दाम नहीं मिल पा रहा है, फिर भी वह जैविक खेती कर रहे हैं क्योंकि वह जागरूक हैं। इसके अलावा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, यदि कोई किसान भाई और प्रश्न करना चाहते हैं वैज्ञानिकों से। जी नाम बताइए अपना। अरविंद धाकड़, रियावन। हमारे गांव में इस बार मिर्ची का रकबा बढ़ा है, बहुत सारे लोगों ने मिर्ची लगाई है, पर अभी एक समस्या हम लोग देख रहे हैं, चुर्रा मुर्रा, उसके जो लीफ होती है वो कर्लिंग हो जाता है, तो उसको हम लोग जैविक तरीके से कैसे कंट्रोल करें। तो लीफ कर्ल या चुर्रा मुर्रा का जैविक नियंत्रण, डॉक्टर साहब प्रकाश डालिए। ये जो मिर्ची की बात कर रहे हैं आप, एक्चुअल में क्या है कि रियामन लगभग मिर्ची का बेल्ट है, तो उसके लिए जैविक में अपन नीम ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ें क्या है कि एक बार जहाँ आ जाता है ये, वो भी चूसने वाले कीड़ों से ही फैलता है, तो फिर उसको अपन को फसल चक्र अपनाना पड़ता है तभी वो वहाँ से हटेगा, अदरवाइज वो प्रॉब्लम करता है। तो जैविक में कुछ ही चीज़ें हैं जिससे, जैसे ब्रह्मास्त्र वगैरह सर ने आपको बताया भी प्राकृतिक खेती में,
तो इनका भी अपन प्रयोग कर सकते हैं। नीमास्त्र का प्रयोग कर सकते हैं, इन्हीं से उसको कम किया जा सकता है। तो इसका क्या होता है, रासायनिक जैसे तो इफेक्ट नहीं होता, इनको अपन को हर 10 से 15 दिन के अंतराल पे अप्लाई करना पड़ता है, डालना पड़ता है हर 10-15 दिन में, तो ही इस समस्या से निजात मिल सकती है। एक किसान भाई हैं जो कुछ पूछना चाह रहे हैं जी, नाम बताइए जी। हाँ जी, मेरा नाम नानालाल धाकड़ है। मैं 1990 से जैविक खेती करता हूँ कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में, और उनके मार्गदर्शन का पूरा लाभ भी ले रहा हूँ और पूरा मुझे फ़ायदा भी हो रहा है। और मेरे मार्गदर्शन में लोग पूछने भी आते हैं, सलाह लेने भी आते हैं। मैं जो जायज़ सलाह होती है मैं उनको भी देता हूँ, और खेती की लागत कैसे घटे पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर के मामले में। और जैसे हमारे अरविंद भाई साहब ने पूछा कि मिर्ची में जो बीमारी आती है और जो पत्ते मुड़ने वाली बीमारी आती है और कई प्रकार की बीमारी आती है, मैंने खुद शोध किया 20 साल के दरमियान में कि आप हमारे यहाँ होता है महुए, खट्टी छाछ, नीम की पत्ती, गोमूत्र, और ये अपने ये पीने वाली चाय, जो अपने चाय पीते ना, ये पत्ती उसमें डालकर उसमें कुछ गुड़ डाल करके और 3 हफ्ते तक सड़ा करके उसका हम एक पर हफ्ते स्प्रे करते हैं। बीमारी नाम की कोई चीज़ नहीं आएगी। किसान को सबसे पहले फसल चक्र अपनाना पड़ेगा। बीज उपचार की बात तो डॉक्टर साहब ने भी कही, सब कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि किसान को भूमि उपचार करना भी सबसे पहला काम है, वो भी करना पड़ेगा। ये मेरा सुझाव है। तो भूमि उपचार के बारे में जैसा कि प्रगतिशील हमारे किसान उन्होंने बताया, बहुत ही अच्छा लगा ये जानकर कि किसान यहाँ पर जागरूक है। इसके अलावा और कोई प्रश्न यदि हमारे किसान भाई जी। सर से ये पूछना चाहता हूँ कि मधुमक्खी पालन के लिए ट्रेनिंग केवीके में मिल पाएगी क्या? मधुमक्खी पालन पर प्रशिक्षण, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा मधुमक्खी पालन पर बराबर प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है, और पिछले साल भी आयोजन किया गया। और अभी जो इस वर्ष है अक्टूबर-नवंबर में प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। हमारे यहाँ प्रशिक्षण जो है हनी बी बोर्ड के द्वारा ये आयोजन करने के लिए अटारी जो हमारा जबलपुर में डायरेक्टरेट है उसके माध्यम से आता है। तो किसान भाई, अभी जैसे मैं बताना चाहूँगा आपको कि अभी अक्टूबर और नवंबर के बीच में हमारे यहाँ मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण का आयोजन होगा, जो 7 दिवस की रहेगी। आवासीय प्रशिक्षण है, आप यहाँ रहकर प्रशिक्षण ले सकते हैं। पिछले वर्ष जो किसान भाई प्रशिक्षण लिए, उन्होंने अपने यहाँ पर मधुमक्खी बॉक्स लाकर और अभी वो पालन कर रहे हैं मधुमक्खी पालन का। और आप संभवतः आप जानते होंगे, जो अपने सैलाना और अम्बा के बीच में गांव है करिया, वहाँ पर एक धन्नालाल पाटीदार जी हैं, उन्होंने करीब 12 से 15 बॉक्स जो है मधुमक्खी का यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद लाए। और अब वो जो है प्रतिदिन जो है उनके यहाँ मधुमक्खी पालन के तहत जो है शहद, मोम, ये सब वो निकाल रहे हैं और उसका विक्रय भी कर रहे हैं। तो आपके लिए भी लाभदायक रहेगा। और इसके साथ जो है मैं और भी बताना चाहूँगा कि उनसे प्रेरणा लेकर अभी अपने जो आपके पड़ोसी गांव कंसेर है, और फिर अपने ये रोला गांव है, आगे आपका सादा खेड़ी गांव है, इन गांवों में भी किसान भाई मधुमक्खी पालन शुरू कर चुके हैं। तो यह एक अच्छा आर्थिक आमदनी के लिए आपके कृषि के साथ साथ इसका जो है, अगर आप इसको पालन करते हैं तो आपको एक अच्छी आमदनी भी प्राप्त होगी। और साथ ही साथ जो है, जो फसल के पास आप रखेंगे उनका भी उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि मधुमक्खियाँ जो है पॉलिनेशन का कार्यक्रम करती हैं, और उससे जो है 20 से 25% उत्पादन फसलों का बढ़ जाता है। तो ये एक बहुत ही उपयोगी और लाभदायक है। इसका प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा नवंबर और अक्टूबर से नवंबर महीने के बीच में प्रारंभ किया जाएगा, जिसका आप लाभ ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा समय समय पर विभिन्न विषयों से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जाता रहा है और दिया जाता रहेगा। एक और जी, सवाल है जी। डॉक्टर साहब से जी। कि मुर्गियों का पोषण कैसे करें और क्या फ़ायदे हैं उनके बताइए। मुर्गियों के आहार और पोषण के बारे में डॉक्टर साहब जानकारी दीजिए। धन्यवाद कुमावत जी। जैसा कि मुर्गियों में देखा गया है, जो कंपनियों से हम
उसका फीड खरीदते हैं, सबसे ज़्यादा खर्चा दानों पर आता है। तो जब खरीदते हैं तो वो 32 रुपये से 38 रुपये किलो तक दाना देते हैं। उसी दाने को यदि हम मुर्गियों का दाना हम अपने यहाँ बनाएं, एक मुर्गी एडल्ट लगभग 3.5 किलो दाना खाकर 1.5-2 किलो की हो जाती है। तो उसमें हमें अपने यहाँ दाना बनाना है जो अपने मार्केट में सस्ता मिले। अनाज में मक्का, ज्वार, बाजरा हमको दलवा लेना है, ऐसे टुकड़े 4 टुकड़ों में करा लेना है, जिसका भाग हम करीब 50% लेते हैं। 50 किलो लेंगे, उसमें 20 किलो हम तिल की, मूंगफली की, खोपरा की और कपास की, ये हम खली 20 किलो मिला लेते हैं। 5 किलो उसमें मछली का चूरा मिलाते हैं। ओके, बाकी हम इसमें 200 ग्राम मिनरल मिक्सचर और 100 ग्राम नमक मिला के रखते हैं। साथ ही इसमें जो जितना बचे 100 में से कम कर लेना है, और उसमें हम जो राइस ब्रान है या जो गेहूं का ब्रान है, दाल का छिलका है, ये मिला लेते हैं। साथ ही अपने नज़दीकी पशु स्वास्थ्य केंद्र से या हम लोग बता देंगे प्रोबायोटिक्स, विटामिन्स ये मेडिकल पे मिल जाते हैं, वो हमें मिला के 100 किलो बना के रख लेना है। लेकिन ध्यान रखना है उसमें फंगस नहीं आनी चाहिए, दीवार से 2 फीट दूर रखना है, और उसको फिर हम पक्षियों को हम नियम से खिलाएं। एक पक्षी को शुरुआत में करीब 30 ग्राम जो चूजा होता है उसको दाने की ज़रूरत पड़ती है। उससे हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास 100 चूजे हैं तो 3 किलो करीब हो जाता है, और जैसे जैसे बढ़ जाता है तो 70 ग्राम तक उसका कंजप्शन रहता है। धन्यवाद। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया, इससे यह भी सिद्ध होता है कि कृषि विज्ञान केंद्रों की कोशिश यह रहती है कि वो एक किसान को अच्छा उपाय दे सकें, एक आसान सा हल दे सकें। साथ में कोशिश यह भी रहती है कि हल ऐसा दिया जाए जिससे हमारे किसान भाई की लागत भी कम हो। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। इसके अलावा और मेरे कोई किसान भाई यदि प्रश्न करना चाहते हैं जी। सर जी, मेरा सवाल ये है कि सर मैं बागवानी में ड्रैगन फ्रूट की खेती करना चाहता हूँ, तो इससे अपने को अच्छी क्वालिटी का पौधा और क्या शासन की हमें अनुदान मिल सकता है, इसके लिए सर हमें विस्तारपूर्वक समझाइए। डॉक्टर साहब मार्गदर्शन कीजिए। ड्रैगन के लिए अभी शासन द्वारा कोई विशेष योजना तो अभी मेरे भी सुनने में नहीं आया है, लेकिन उद्यानिकी विभाग जो अपना ज़िला रतलाम में स्थित है, अगर आप वहाँ जाएंगे या आपका नर्सरी कौन सी लगती है, आंबा नर्सरी में आपको RHO साहब मिलेंगे। तो अगर कोई प्लान आता है, आजकल प्लान जो वो MP FSTS की वेबसाइट पर आते हैं हर फसल के लिए, नेट सेट हाउस के लिए, पॉली हाउस के लिए, ग्रीन हाउस के लिए, तो सीधा अपन को ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ता है और वहाँ से हमें वो सब्सिडी हमारे खाते में और अन्य जानकारी वहाँ मिल जाती है। जैसा इन्होंने बताया था ड्रैगन की खेती के बारे में, ड्रैगन की खेती हमारे आसपास शेरपुर गांव है जो आंबा के पास, वहाँ एक पाटीदार जी हैं, अंबाराम पाटीदार जी शायद उनका नाम है, वो कर रहे हैं। लेकिन अभी कोई विशेष इसमें अभी सुनने में नहीं आया कि कोई विशेष लाभ का यहाँ मिला, क्योंकि समस्या क्या आती है कि जब तक उस क्षेत्र में उस फल को खाने में लोगों की लोकप्रियता नहीं हो, जैसे अमरूद है, अमरूद के बारे में, स्वाद के बारे में सभी को पता है, और ड्रैगन फ्रूट के बारे में अभी स्वाद के बारे में और उसके स्वास्थ्य लाभ के बारे में अभी लोगों को जानकारी नहीं है कि इसमें क्या मिनरल्स हैं, क्या स्वाद है इसका और इसके रेट क्या हैं। आम ग्राहक जो दुकान पर रखा भी देख लेगा तो वो ये जानता है इसको खाया है नहीं, पता चला 100 रुपये 200 रुपये किलो में ख़रीद भी लिया हमने, और इसको हमें खाने पर पता चला कि अच्छा नहीं लगा या हमारे घर वालों ने पसंद नहीं किया, तो हमारे पैसे व्यर्थ चले जाएंगे। तो इसके बारे में अभी साहब ने जैसे अभी 1 महीने पहले कहा था कि जो सीजन आए उस समय प्रशिक्षण आयोजित किए जाएं, तो प्रशिक्षण के ऊपर हम लोगों का ध्यान है कि हम निश्चित ही अब आने वाले समय में एक सप्ताह कोर्स इस पर कराने के लिए जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे एक और किसान भाई हैं, वही भी जानना चाहते हैं कुछ हमारे वैज्ञानिकों से। जी, नाम बताइए। मेरा नाम रामनारायण धनगर है, कालूखेड़ा का निवासी हूँ, छोटा सा किसान का बेटा हूँ जी। साथ ही साथ भेड़ बकरी पालन का भी काम करता हूँ। तो विगत 20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, जिसमें पिछड़ापन आ गया था मुझे, तो आज मैंने एक नई तरक्की की जो बकरी पालन का काम शुरू कर दिया। जैसे हमारे सभी किसान भाई आज उदास बैठे हैं खेती के मामले में, विगत कई सालों से जो पिछड़ापन आ रहा है, कोई रोग के मामले में है, कोई लागत के मामले में, कोई घोड़ा रोज के मामले में, कई समस्या आ रही है। इस वजह से मैंने थोड़ा सा चेंजेस करके मैंने बकरी पालन का काम कर लिया। तो
तो मैं आदरणीय डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि बकरी पालन में आज के समय में तो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जो मोर पक्का खुरपक्का आता है वो आज नहीं है, मेरी सावधानी की वजह से आज नहीं है, लेकिन आ सकता है। उसके लिए कोई उपाय हो तो आप बताइए मुझे। एक और प्रगतिशील किसान ने एक प्रश्न किया है बकरी पालन पर। डॉक्टर साहब मार्गदर्शन कीजिए। जी हाँ धनगर जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जैसा कि इस समय वर्षा ऋतु चल रही है तो खुरपका और मुंहपका नामक बीमारी होने की शंकाएँ बहुत ज़्यादा होती हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा कि खुरपका और मुंहपका नामक बीमारी किन पशुओं में होती। तो जैसा कि इसके नाम से ही विदित है, ये बीमारी मुख्यतः फटे खुर वाले पशुओं में होती है, जैसे कि गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। तो आपने बकरी की बात की, तो इसके लिए जब भी आपका जानवर खुरपका मुंहपका नामक बीमारी से ग्रसित है तो उसके खुर में और मुंह में छाले पड़ जाते हैं। धीरे धीरे वो छाले बड़े हो जाते हैं और फूट जाते हैं, जिससे हो सकता है कि ग्रसित जानवर खाना भी बंद कर दे और उसे अन्य बीमारियां ग्रसित कर ले जो बैक्टीरिया से बीमारी होती, क्योंकि ये विषाणु जनित बीमारी है। हो सकता है उसे जीवाणु जनित नामक बीमारियां ग्रसित कर लें। तो इसके लिए धनगर जी, मध्य प्रदेश शासन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हर साल FMDCP का प्रोग्राम चलाया जाता है। बकरी का जो टीकाकरण है 4 माह की उम्र से शुरू होता है। जब 4 माह का बच्चा होता है पहला टीकाकरण होता है। उसके बाद साल में 2 बार टीकाकरण होता है। पहला टीकाकरण जो होता है नवंबर में सर्दी आने से पहले, दूसरा टीकाकरण होता है जो बरसात आने से पहले, अर्थात मई और जून में इसका टीकाकरण होता है। जिससे जब भी टीकाकरण की वैक्सीनेशन की टीम आपके पास आए तो अगर जानवर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि एडवांस प्रेग्नेंट नहीं है, जैसा कि बकरी का जो गर्भकाल होता है 5 महीने 5 दिन होता है, अगर उससे 3 महीने 3 दिन की बकरी का गर्भकाल है तो आप उसका टीकाकरण ज़रूर करवाएं। अन्यथा अगर हो सकता है कि उस बकरी को, एक बकरी को अगर खुरपका मुंहपका हो जाता है, क्योंकि बकरियां तो अक्सर झुंड में रहते हैं, तो हो सकता है आपकी सारी बकरियां उससे ग्रसित हो जाएं। तो इसका टीकाकरण जो भी होता है साल में आप अवश्य वैक्सीनेशन की जो टीम आती है उससे करवाएं, जिससे आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। हो सकता है कि आप जहाँ पे अपने जानवरों को चराने के लिए ले जाते हों तो सामुदायिक प्लेस, जैसे सामुदायिक जो चारागाह है या पानी पीने का तालाब है, तो आप तो ले जा रहे हो, आपकी नज़र में तो वो चारागाह स्वच्छ है, लेकिन हो सकता है कोई और पशुपालक वहाँ अपने जानवरों को, गाय भैंस को भी लाया हो, वो जानवर इस बीमारी से ग्रसित हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि एक छुआछूत की बीमारी है, तो जो भी ग्रसित जानवर उस अगर चारे को चरेगा तो उससे कंटिन्यूसली लार गिरती रहती है, तो उसके वायरस जो होते हैं चारे में आ जाएंगे, या पानी पिएगा तो पानी में आ। तो अगर आप अपने स्वस्थ जानवरों को वहाँ पे ले जाएंगे तो आपका जानवर भी उस बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। इसलिए हमें आप यही ध्यान देना है कि जब भी इस बीमारी का प्रकोप अगर आपको पता चले कि आपके यहाँ तो आपके जानवर स्वस्थ हैं लेकिन पड़ोसी के जानवर इस बीमारी से ग्रसित हैं, तुरंत ही अपने जानवरों को अलग करें। यही इस बीमारी का उपाय है। तो मिश्रित खेती एक अच्छा तरीका है जिसमें जोखिम की संभावना कम हो जाती है। जैसा कि हमारे प्रगतिशील किसान ने बकरी पालन पर जोर दिया, इससे जोखिम की संभावना कम होगी। एक ही तरह की फसल पर जब हम निर्भर होते हैं तो यदि वह बर्बाद होती है तो फिर किसान को आर्थिक क्षति पहुंचती है। इसके अलावा मैम, मैं एक क्वेश्चन आपसे भी पूछना चाहूँगा, ये जो किचन गार्डनिंग है इसके बारे में बताइए, इसका क्या फ़ायदा ले सकते हैं किसान भाई? शहरी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनके लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है? जैसा कि किचन गार्डनिंग के बारे में आपने सवाल किया है सर, इस समय किचन गार्डनिंग सबसे आवश्यक योजना है, या कह लीजिए कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा भी इसी पे सबसे ज़्यादा काम किया जा रहा है। किचन गार्डनिंग का जो मुख्य उद्देश्य है कि हमारी फल व सब्जियों की रिक्वायरमेंट, जो भोजन में लगातार हम फल सब्जियों का सेवन कम कर रहे हैं, काफ़ी सारे कारण हैं। फल सब्जी बहुत महंगी है, शायद इस वजह से हम कम कंजप्शन कर रहे हैं, या फिर उपलब्धता किसानों के पास भी कम होती है फल सब्जियों की। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने खेत में, यदि आपके पास खेत है तो एक छोटा सा एरिया किचन गार्डनिंग के लिए आप लगाएं, जिसमें सभी वर्गों की सब्जियां और सभी पोषक तत्वों से युक्त सब्जियां आप अपनी गार्डनिंग में लगाएं। और यदि हम शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो सामान्यतः हम जानते हैं मल्टियों में, फ्लैट्स में, छोटे घरों में हमारे पास जगह का अभाव होता है, तो हम अपनी छत पे भी एक गृह वाटिका लगा सकते हैं। हमारे यहाँ जो वेस्ट बाल्टियाँ हैं, टूटे टब हैं, मग हैं, है ना, इसके अलावा जो खाद के बोरे वगैरह होते हैं, फटे हुए खाद निकलने के बाद, या दाल के कट्टे वगैरह जो होते हैं, इनमें भी हम मिट्टी भरकर शहरों में भी
पोषण ग्रह वाटिका लगा सकते हैं, जिसकी लागत कम होती है और आपको सब्जियां उपलब्ध होंगी जो रसायनों से मुक्त होंगी। और आपकी जो बजट है, चूँकि हम जानते हैं कि हमारा पारिवारिक बजट बड़ा मुश्किल इस समय है महंगाई की वजह से, तो हम काफ़ी मात्रा में बचत भी कर सकते हैं और सब्जियों का जो मात्रा है वो भी बढ़ जाएगी यदि हमारे पास उपलब्ध होती है तो। डॉक्टर कांटवा जी, अब कोई आवश्यक सूचना यदि आप हमारे किसान भाइयों को देना चाहते हो तो। जी बिल्कुल। अभी हमने फील्ड विजिट के दौरान देखा है कि कई गांवों में जहां ज़मीन का नीचा हिस्सा था वहां पे पानी भरा है, जिसके कारण अपनी सोयाबीन की फसल में पीली पड़ने लगी है। ठीक है, तो ऐसे जो भी अपने खेत हैं जिनमें जल भराव की समस्या हैं, तो वहाँ पे आपको जल निकास की व्यवस्थाएं करें। क्योंकि अभी हमने विजिट के दौरान देखा कि किसान भाई कह रहे हैं येलो मोजेक आ गया, येलो मोजेक आ गया, लेकिन जाने से वहाँ पता चला कि ये जल भराव के कारण समस्याएं आई है। तो इस बार आई है, लेकिन अगली बार अगर ये समस्या आए ना, उसके लिए आप जल निकास की व्यवस्था करें। दूसरी ये बताना चाहूँगा कि कई किसानों के यहाँ जहाँ पर सोयाबीन की जो वेराइटी 95-60 हैं वो किसान भाई लगा रहे हैं। पिछली बार तो बहुत समस्या देखने को मिली थी, जिसे अपन कहते हैं एफलन। तो एफलन की समस्याएं इस बार ऐसा सुनने का अभी फिलहाल नहीं आया है। तो एफलन आने के मुख्य 3 कारण हैं, वो आप हमेशा याद रखें ताकि भविष्य में कभी कोई समस्याएं अपने यहाँ उत्पन्न नहीं हो, ताकि अच्छी पैदावार हो अपने। पहली समस्या है कि अपन कभी भी 10 साल से पुराना किसी भी प्रजाति का किसी भी फसल का बीज उपयोग ना करें। जितना पुराना बीज उपयोग करेंगे उनमें समस्याएं आने की ज़्यादा संभावनाएं होती है। इसके अलावा दूसरा, जैसे सोयाबीन का विशेष केस है, इसमें सोयाबीन में क्या है कि किसान भाई अधिक बगदा आता है, जैसे कि खरपतवारों की ज़्यादा समस्या आती है। उसको दूर करने के लिए किसान भाई क्या करते हैं कि बीज दर का बहुत ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं। जहाँ उचित बीज दर का सवाल आता है कि 18 से 20 किलोग्राम प्रति बीघा आपको सोयाबीन का बीज उपयोग लेना है, वहाँ पे देखा गया कि किसान भाई 25 किलोग्राम, 30 किलोग्राम, 40 किलोग्राम तक भी किसान भाई 1 बीघा में बीज का उपयोग करते हैं। तो ये दूसरा मुख्य कारण है एफलन का। तो कभी भी ज़्यादा बीज दर उपयोग नहीं करें, क्योंकि ज़्यादा उपयोग करोगे तो ये समस्या आती है। इसका कारण भी समझा गया है, देखा गया है हमारा द्वारा जब फील्ड में हम गए, तो जो बाउंड्री एरिया होता है, बाउंड्री एरिया पे अपन देखते हैं तो फलियां लगभग सभी पौधों पे मिलती है, लेकिन जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाते हैं फील्ड में तो वहाँ देखते हैं कि एफलन की समस्याएं देखने को मिली। उसका यही कारण है कि अपनी फसल को पूरा एरिएशन नहीं हुआ, उनको जो प्रकाश मिलना चाहिए वो नहीं मिला। और तीसरा मुख्य जो कारण है वो है कीट एवं बीमारियाँ, जिनके कारण एफलन की समस्याएं आती है। तो जब भी अगर कीट या बीमारी कोई लगती है किसी भी प्रकार की अपनी फसल को, तो उसको समय से पहले उसका कंट्रोल कर ले। क्योंकि कीट क्या होते हैं कि सबसे पहले मुलायम चीज़ जो कि फूल होते हैं उन पे अटैक करते हैं। अगर फूल खा गए तो फिर फली कहाँ से बनेगी अपनी फसल की। तो विशेष ध्यान रखें कि समय पर कीटों का नियंत्रण करें। धन्यवाद। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, यदि कोई वैरायटी है और वह बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है, 10 साल से ज़्यादा उसको समय हो गया है, साथ में उसमें कोई रोग है, उसका प्रकोप बार बार आ रहा है, तो उसका उपयोग हम ना करें डॉक्टर साहब। इसके अलावा जो बीज दर है जितनी अनुशंसित है उतना ही उपयोग करें। बिल्कुल। इसके अलावा खेत की निगरानी रखें, कीट और रोगों से हम फसल को बचाएं। यदि ये इन सब बातों पर हम ध्यान रखेंगे तो हमारी फसल अच्छी होगी। तो जैसा कि किसान भाइयों मैंने शुरुआत में कहा था कि एक छोटी सी चर्चा, एक चौपाल चर्चा बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकती है। आज हमारे किसान भाइयों ने बहुत सारे प्रश्न पूछे और बहुत ही जागरूक किसान हैं यहाँ के, और हमारे वैज्ञानिकों ने बखूबी उनका उत्तर दिया। तो फिलहाल आज के लिए चौपाल चर्चा में इतना ही। आगे अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।